हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बोर्ड्स के बच्चों के लिए है, क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे अपकमिंग मंथ्स हैं, उनके अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे ना। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, तो मैं स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको कह सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, कि जिससे आपके एग्जामिनेशन में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे इजी एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बायो के अंदर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहती हूँ, है ना, तो आप बहुत इजीली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आपको सिर्फ वो कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी अपने एग्जामिनेशन में, जिससे आपको जो आपकी मार्किंग है ना वो कम से कम, मतलब जो आपके मार्क्स है ना वो कम से कम कटे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ अभी। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात है कि आपको पता है हाउ टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर है और बहुत ध्यान लगा के सुनना है इस वीडियो को कि कैसे कैसे मैंने बताया है। ठीक है, और कैसे कैसे आप उस एग्जामिनेशन को वहां पे बैठ के लिखोगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, 70 आउट ऑफ 70 आएंगे, मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि यूनिट्स भी देख लेते हैं पहले हम, कि यूनिट्स क्या क्या है और उसकी मार्किंग क्या क्या है। मतलब यूनिट्स और उनके मार्क्स क्या है। तो आपको पता है कि जो हमारे 6 to 12 की यूनिट है ना, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, 11, 12, ये सारी यूनिट्स हमारे 12th की बायो के अंदर आती है। और जो 1 to 5th यूनिट है वो कहाँ पे आती है, वो हमारी बायो के अंदर मतलब वो क्लास 11th की बायो के अंदर आती है। तो क्लास 11th की बायो को 1 to 5th यूनिट में दे रखा है और क्लास 12th की बायो को 6 to 12th यूनिट में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात 6 to 10th यूनिट में दे रखा है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ना, ये सारी जो मैंने लिखी हुई है ये सारी यूनिट है, इनके अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं, है ना, जो कि चैप्टर्स एनसीईआरटी ने एक दो चैप्टर कटवा रखे हैं और बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स है। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो हमारी रिप्रोडक्शन की यूनिट है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो कट चुकी है, आपको पता है ना। तो रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है उसके अंदर देखो 16 जो मार्क्स है ना, वो 16 मार्क्स का ओवरऑल आता है ना, लगभग लगभग 16 मार्क्स का आता है। ऊपर नीचे एक दो मार्क्स का हो जाता है, बट जो लगा के चलते हैं वो इतना ही लगा के चलते हैं। सॉरी सॉरी। दूसरी यूनिट आती है हमारी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो उसके अंदर 20 मार्क्स का हो गया, है ना। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर 12 मार्क्स का, और जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 12 मार्क्स, और इकोलॉजी के अंदर 10 मार्क्स। अब आपको पता है 16, 20, 12, 12 और 10, है ना। तो ये मार्क्स लाने इतने आसान तो नहीं है। तो इसलिए कैसे कैसे ट्रिक्स हम अपनाएं जिससे हमारा एग्जामिनेशन बहुत ही प्यार से चला जाए और बहुत अच्छे तरीके से चला जाए, और प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन हो, जिससे टीचर आपको एक बार भी ना सोचे कि आपके नंबर कहाँ काटूं मैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। अब जो मैंने बता दिया यूनिट्स और मार्क्स की बात बता दी मैंने। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि देखो, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब पैटर्न, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ये पैटर्न है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैं लिख यहाँ पे कर ही देती हूँ। तो फर्स्ट सेक्शन में हमारा ए सेक्शन आता है। तो टाइप्स क्वेश्चन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वाला आएगा हमारा एमसीक्यू और ए आर मतलब एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे वाले आते हैं वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन बी के अंदर आते हैं। सेक्शन सी के अंदर क्या आते हैं, स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और डी के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ई के अंदर हमारे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इतने इतने नंबर लगभग क्वेश्चंस के आ जाते हैं। अगर 12 एमसीक्यू आएंगे तो 4 असर्शन रीजन आ जाएंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 2, 3, है ना। तो मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यू आएगा तो 1 नंबर का आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर के आएंगे, है ना, और शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे तो 3 नंबर के आएंगे, केस स्टडी आएगी तो 4 नंबर की आएगी, और एल जो लॉन्ग आंसर टाइप्स आएंगे वो किसके आएंगे, 5 नंबर के। तो आपको पता है यहाँ से 16 नंबर, 10 नंबर, 21, 8, 15 और 70। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारा 70 मार्क्स का एग्जाम है। 30 मार्क्स का हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल की बात नहीं करें अभी, हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, दूसरी चीज है, हमें हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना। हमें एक भी ऐसा चीज नहीं छोड़नी कि जो हमारे नंबर कट जाए। ठीक है, तो अब दूसरी चीज
दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वन मार्कर टाइप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। वन मार्कर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो एनसीईआरटी है वो लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए, है ना। लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए कि जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आते हैं और वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ वन वर्ड के अंदर उनका आंसर देना पड़ता है। आपको मैंने बताया एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो आपको वन वर्ड के वन मार्कर क्वेश्चन के तो ऐसे ही बताना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड मार्कर क्वेश्चन। जो सेकंड मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर क्या करेंगे हम। सेकंड मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसको उसके जो आंसर्स है ना उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो पॉइंटर्स फॉर्म में होंगे, ताकि पॉइंट जो आप देखो, अगर आप कंप्लीट आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप 2 पॉइंट लिखोगे। अगर आप सेमी पॉइंट बना बना के लिख रहे हो तो आप 2 की जगह 4 लिखोगे। हमेशा ये आइडिया अपनाना कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर 4 सब पॉइंट लिखोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 सब पॉइंट लिखोगे, है ना। और 4 या 5 का होगा तो मैं आगे आगे बताती रहूंगी, अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं एक बार आपको, तो देखो सिकल सेल एनीमिया का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट अबाउट सिकल सेल एनीमिया, 2 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्क का क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी जो सिकल सेल एनीमिया है वो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो जब भी आप डेफिनेशन दोगे या फिर जब भी आप स्टार्ट करोगे अपना जो क्वेश्चन का आंसर है, वो इतनी एक्यूरेट तरीके से करना है कि आपका जो फर्स्ट वर्डिंग है ना, जो फर्स्ट ये 1 और 2 3 लाइनर्स है सबसे पहले वाली, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो। जो एनसीईआरटी में जो टेक्निकल टर्म्स दे रखी हैं आपको, जो बायोलॉजी की टर्म्स दे रखी हैं, आपको उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया क्या, तो सिकल सेल एनीमिया सबसे पहली बात ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा डिसऑर्डर है ये, ठीक है, जेनेटिक कौन सा डिसऑर्डर है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूरा बता दिया आपने, ठीक है, बता दिया कि कौन कौन सा डिसऑर्डर है, कैसे कैसे कॉज होता है, इसके अंदर आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, क्यों उसको सिकल सेल बोलते हैं, क्योंकि जो आरबीसी की शेप होती है वो क्या हो जाती है, सिकल की तरह हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे दरात हो जाता है ना, वैसे हो जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल बोल दिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स में, तो जैसे आपको पता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स में क्या है कि कितने अमीनो एसिड्स पे क्या क्या चेंज होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा अमीनो एसिड का चेंज हुआ जब सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो 4 पॉइंट आ जाएंगे आराम से, 4 नहीं आएंगे 2 तो आ ही जाएंगे। फर्स्ट क्या लिखना है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है। दूसरा लिखना है कि सिकल सेल एनीमिया कॉज कैसे होता है, कि कैसे कौन सा जो हमारा जेनेटिक या फिर कह सकते हैं मैं, अगर कह सकते हैं हम कि कौन सा आपका जो जीन है ना, या फिर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो चेंज हो गया है, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे हो गया। अगर एक सिंपल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उस क्वेश्चन की, और दूसरी बात उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे अच्छा है डेफिनेशन लिखो और उसका एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब हम 3 मार्कर की बात करते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, देखो 3 मार्कर के अंदर अगर मेरा क्वेश्चन ये बोलता है कि मुझे कि ये डायग्राम है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो सबसे पहली बात तो सिंपल बात है, देखो मैं डायग्राम बना दूंगी और डायग्राम जैसे मैंने बनाया है ना उसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी करके, ठीक है, जैसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन 3 मार्क्स से क्वेश्चन, अब सुनते जाओ सिर्फ। उसके बाद 6 मेन पॉइंट लिखने आपको, मैंने क्या बताया कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मेन पॉइंट लिख दो, है ना, क्योंकि आधे आधे नंबर का हो जाएगा फिर वो, और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मेन पॉइंट लिख दो, ठीक है। और की पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने लेके चला, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का एग्जांपल ले लिया, तो पहले मैं ये बताऊंगी कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है, फिर मैं हिस्टोन की मॉडिफिकेशन बता दूंगी, है ना, हिस्टोन के ऊपर रैप हो जाता है वो बता दूंगी, कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं वो बता दूंगी। उसके बाद मैं अगर मेरा इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर, तो मैं हमेशा 3 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम बनाऊंगी, और जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर मान के चलो लेट्स सी कि अगर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब ये बता रखा है कि ये डायग्राम दे रखा है और उसको एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे, डायग्राम की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, मतलब जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है तो वैसे वैसे आप एक्सप्लेन करते जाओगे उस डायग्राम को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे आपको मार्क्स इजीली मिले, इजिली स्कोरेबल हो आपके लिए। मैं आपको पूरा बताऊंगी अभी, देखो। अब उसके बाद हम बात करते हैं 4 या 5 मार्कर क्वेश्चंस की। 4-5 मार्क्स कर क्वेश्चंस की कैसे बात करेंगे हम, देखो फर्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन पहले लिखनी है आपको, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, ठीक है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन की, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। देखो डायग्राम कब से बनाना शुरू करोगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जब से आ जाएंगे ना, जब से डायग्राम बनाना शुरू करना है। ठीक है, डायग्राम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए पूरे के पूरे तो आपको मैंडेटरी होगा डायग्राम बनाना। तो सबसे पहली बात है डेफिनेशन डिस्क्राइब करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 2 पेज भरा और जिसके अंदर कोई भी रेवलेंस चीजें नहीं है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको भी, क्योंकि पेज भरना इज नॉट द सोल्यूशन ना। आपको नंबर चाहिए, तो नंबर जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपके एग्जामिनेशन की, उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे आपके। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि जो सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए साथ, जैसे सोशल साइंस वाले बच्चे हिस्ट्री का पेज भरते रहते हैं ना, तो पेज भरते हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आप सोशल साइंस और हिस्ट्री के बच्चे नहीं हो, आप बायो के बच्चे हो, तो आपको टेक्निकल टर्म्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बायो का नाम आते ही डायग्राम्स तो पता ही है, डायग्राम्स तो बनाने पड़ेंगे। डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, और कोशिश करो कि जो आपका जो टॉपिक है ना, अगर टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको बहुत ज्यादा लिखने के बजाय उसको ऐसा बताओ कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिख दो उस टॉपिक को, कि मतलब आपने बहुत इजीली तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया है ना, टेबल्स की फॉर्म में बना दिया, और कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि इसके अंदर फ्लो चार्ट भी इंक्लूडेड है, टेबल्स भी इंक्लूडेड है, एप्लीकेशंस भी इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और डायग्राम्स भी इंक्लूडेड है। तो आपके 4 या 5 नंबर कहीं नहीं गए, मैं लिखवा के दे सकती हूँ, 4-5 नंबर कहीं नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 4th मार्क्स के क्वेश्चन को कर रहे हो अटेम्प्ट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना, जैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देते हो, तो सबसे अगर आपको लग रहा है ना कि आपको वो क्वेश्चन इतना ज्यादा, मतलब जैसे मान के चलो कि अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि 4 नंबर क्वेश्चन लिखो, तो आप सोचेंगे यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो है, हम क्या लिखेंगे, तो उसके अंदर हम केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ये बताऊं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा हो, जिसके अंदर डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल ह्यूमन की रिपोर्ट और एक क्रिमिनल ह्यूमन की रिपोर्ट है ना, तो आप वैसे ही बता सकते हो, बहुत इजी तरीका भी हो सकता है वो। ठीक है, उसको उस डायग्राम को बना के उसको समझा भी सकते हो, या खुद का कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे अपने एग्जाम आंसर्स को, उतने ज्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अब आया समझ में? ठीक है, एप्लीकेशंस बताई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए हमने ट्रांसलेशन के बाद। ट्रांसलेशन मोलिकुलर बायो का टॉपिक है, आपको पता है, तो उसके अंदर अगर मैं ये लिख के चलूं कि एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन इन दी प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं, यूकैरियोट्स की बात नहीं करी। तो प्रोकैरियोट्स की बात करूंगी तो पहले ये बताऊंगी मैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं एग्जामिनेशन में लिखूंगी, क्योंकि देखो आप ये मान के चलो कि जो एग्जामिनेशन चेक करना है ना, वो मेरे को करना है। ठीक है, मेरे को करना है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरे आंसर शीट में मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं मिली, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिले, डायग्राम्स नहीं मिले, फ्लो चार्ट नहीं मिले, ठीक है, और ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिला, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिला जो कि एनसीईआरटी का कंटेंट है, उसकी एप्लीकेशंस नहीं मिली, उसके एग्जाम्पल्स नहीं मिले, तो मैं तो 1 नंबर नहीं दूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि 5-5 पेज भरा और उसके बाद नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी उतने अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन की बात करूंगी तो मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करूंगी, प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, उनके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ट्रांसलेशन के क्या क्या होता है, इनिशिएशन होता है ना, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन को फिर एक्सप्लेन करूंगी, फिर इलोंगेशन को एक्सप्लेन करूंगी, फिर टर्मिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी, फिर इनका डायग्राम बना दूंगी, है ना, डायग्राम बना दूंगी। फिर मैं ये दिखा दूंगी कि स्टार्ट कोडन कौन सा होता है, स्टॉप कोडन कौन सा होता है, ठीक है, थोड़े बहुत इसके बारे में बता दूंगी। फिर इनका कंटेंट जितना भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट्स का, वो जितना भी मुझे याद आएगा मैं सब लिख दूंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करके। आया समझ में? बहुत ही इजी तरीका बताया मैंने चारों 5 मार्क्स को फेच करने का। ठीक है, तो अब दिस थर्ड, अब सबसे पहली बात है कि डू एंड डोंट्स। ठीक है, डू एंड डोंट्स में क्या करेंगे आप, तो देखो अगर मैं बात करूं कि आंसर्स इन पॉइंट, तो डू क्या क्या करना है आपको, देखो हमेशा जो आंसर्स है उसको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। कोशिश ये करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं उसको टेबुलर फॉर्म में भी करें रिप्रेजेंट, कोशिश ये करेंगे कि फ्लो चार्ट्स भी बनाएं, कोशिश ये करेंगे डायग्राम्स भी बनाएं, कोशिश ये करेंगे कि जितने भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो, है ना, उनको इंपॉर्टेंट जो उनके पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए चले,
उनको हाईलाइट करते हुए चले। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सिकल सेल एनीमिया का, और मैंने आपको ये बताया था कि कौन से न्यूक्लियोटाइड पे क्या क्या चेंज है। अगर मैं ये बताऊंगी आपको कि जो मेरा न्यूक्लियोटाइड है GUG से हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, वेलिन से मतलब GUG से हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है ना, तो उसको हमें बताना है, ठीक है। तो वो कौन सा चेंज हो रहा है, तो वैसे हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे उस बात को, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, जितनी ज्यादा अच्छी आपकी क्लीन हैंड राइटिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होगी, जितना अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे, उतना ही अट्रैक्टिव आपका एग्जामिनेशन लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर डू डोंट्स की बात करूं, मैं ये बात करूं कि मुझे ये नहीं करना, तो क्या नहीं करना मुझे। अगर लिखा हो वहां पर कि एक सिंगल वर्ड में आपको आंसर नहीं देना, ठीक है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी है और उसमें लिखा हुआ है कि सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दोगे आप, आपको पूरा अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, ठीक है सर। और उसके बाद कटिंग्स जो होंगी उसको जितना हो सके उतना कम अवॉइड करना है, कटिंग्स नहीं करनी, ठीक है। जितना ज्यादा आप रफ काम करोगे उतना ज्यादा इरिटेशन होती है इंसान को जो चेक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बाय चांस मैं ही हूँ, है ना, अगर मैं चेक कर रही हूँ आपका एग्जामिनेशन, तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, और जितने नंबर मेरे को देने होंगे ना, मैं इरिटेशन के मारे वो नंबर ही नहीं दूंगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करेंगे आप कि जो कटिंग्स होंगी उसको अवॉइड करेंगे, और पैराग्राफ राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है, आपका SST का पेपर नहीं है जिसमें पैराग्राफ राइटिंग आप करके चले जाओगे, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक पूरा प्रोसेस। अब दूसरी चीज, 1-2 पॉइंट और है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन की बात करूँ, तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे लो कि एक मेरा, मुझे ये बताना है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन में क्या करूंगी, मैं डेफिनेशन लिखूंगी दोनों की, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस लिख दूंगी पॉइंटर्स की फॉर्म में, 3 या 4 डिफरेंस मेरे को जितने भी आते होंगे मैं लिख दूंगी, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस लिख पा रही हूँ और उसके बाद मेरे पास इतना टाइम भी है कि मैं उनके डायग्राम्स बना पा रही हूँ, क्या बोला मैंने, डायग्राम्स बना पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि डायग्राम्स भी अगर आप साइड में बनाओगे ना, डिफरेंशिएशन के साइड में ही डायग्राम्स बनाओगे, इसमें भी डायग्राम्स बनाओगे, तो आपका आपका जो मार्क्स है ना, जैसे मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मोस्टली 4 या 5 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। तो आपका जो मार्क्स का मतलब जो एग्जामिनर जो देख रहा होगा आपके एग्जाम पेपर को, उसको और भी अच्छा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वाओ, इस बच्चे के अंदर कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना। तो डायग्राम्स को भी आप अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ तो वो भी करो बहुत अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल्स भी लो, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल्स लो आपके बाद, और उसके बाद डिफरेंशिएशन वाला आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, डिफरेंस जो आप मतलब होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। आया समझ में ये पूरा प्रोसेस। दूसरी बात ये कि बोनस पॉइंट के तौर पे मैं क्या कह दूं, कि बोनस पॉइंट ये कह सकती हूँ मैं कि देखो, कुल मिला के ठीक है, बोनस आपको कब मिलेगा, जब आप अपना पेपर अट्रैक्टिव करोगे, ठीक है। आपके जो पेपर होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा, एग्जैक्ट होगा, है ना। प्रिसाइज मैं एक्यूरेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट मैंने क्यों बोला कि एनसीईआरटी की अगर टेक्निकल टर्म लिखोगे आप, है ना, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखो, नो डाउट, ठीक है, पर कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, उनको एज इट इज लिखोगे ना, तो आपके नंबर बहुत अच्छी तरह से बनेंगे, ठीक है। और अपना एग्जाम देखो, दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि उसके अंदर एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम क्यों छोड़े पेपर एग्जाम को, क्वेश्चन को, है ना। जितना हो सके उतना नहीं छोड़ना क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। समझने के बाद जितना भी आपको उससे रिलेवेंस आता है ना, आसपास कुछ भी आता है, आप उसको करके आओ, चाहे वो कम ही करके आओ, पर करके आओ, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आई बात समझ में। और एग्जाम को जितना हो सके उतना 10 to 15 मिनट्स पहले अपना क्या बोलते हैं करके बैठ जाओ, ताकि आप उसको एक बार थ्रू आउट हो सको, है ना, रिवाइज कर सको कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का पेपर मुझे पता है लेंदी होता है, पर इतना लेंदी भी नहीं होता कि आप लास्ट तक लिखते ही रह जाओ। अगर लास्ट तक लिखते रह जाओगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने गलती कहाँ करी है ना। 10 to 20 मिनट्स अगर बिफोर आप एग्जामिनेशन खत्म कर लेते हो, तो आप एक बार चेक मार लोगे, अपना खुद ही देख लोगे कि भाई मैंने कहाँ गलती करी है। जो चीज आपने छोड़ रखी होगी उसको दोबारा भी कर सकते हो, है ना। और हमेशा लाइन जो पैराग्राफ्स लिख रहे हो ना, पैराग्राफ्स इन द सेंस कि जो पॉइंट्स लिख रहे हो ना, उसको एक के बाद एक मिक्स करके मत लिखो, है ना। अगर आपने 1 पॉइंट लिखा तो उसमें स्पेस छोड़ो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेस छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जितनी मैंने कितनी बार बोला इस वीडियो के अंदर, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी उतने ज्यादा अच्छी तरीके से आपके नंबर अच्छे आएंगे। आया समझ में प्रोसेस। अब मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं, मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं क्या करूंगी, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूंगी तो कैसे होगा,
डेफिनेशन लिख दी और क्या लिख दिया, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, वेट एक्सट्रीमली सॉरी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखूंगी मैं, डेफिनेशन लिखूंगी, ठीक है, और क्या लिखूंगी, उसका एग्जाम्पल लिखूंगी, एग्जाम्पल लिखूंगी, है ना। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं क्या लिखूंगी, डायग्राम्स बना दूंगी, ठीक है, डेफिनेशन तो लिखनी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है, हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं प्रोसीजर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और ये केस स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, केस स्टडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा मन करेगा तो मैं डेफिनेशन भी लिख सकती, डेफिनेशन तो लिखनी लिखनी है, सॉरी, ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है, और क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, हो सके तो फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करना, ठीक है, हो सके तो क्या क्या इंक्लूड करना है, टैबुलर डाटा इंक्लूड करना है पूरा, ठीक है, और क्या कर सकते हो इंक्लूड आप, ठीक है, बस यही ज्यादातर ये इंक्लूड करना है आपको। ओके, समझ में आया। 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर अवॉइड करना है आपको कि सिंगल, अगर 1 वर्ड क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड आंसर होगा तो उसको 1 वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, ये सब चीजें मैंने जो आपको बताई हैं वो इजी तरीके से हो जाएंगी, आई नो, ठीक है। अगर मैं देखो, जैसे एक छोटा सा मैं आपको दे देती हूँ फ्लो चार्ट्स, अगर मैं बताऊं तो फ्लो चार्ट्स कैसे बनाएंगे हम, तो फ्लो चार्ट्स कैसे बनाएंगे कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मान के चलो, हाँ मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसलेशन हमें करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, आपको पता है कि जो हम सेंट्रल डोगमा पढ़ रहे थे उसके अंदर ट्रांसलेशन क्या था हमारा, mRNA से क्या बनाया हमने, प्रोटीन्स बनाया, ठीक है। अब ट्रांसलेशन 2 टाइप में, ऐसे बताना आपको, देखो ट्रांसलेशन क्या था, mRNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन का 2 टाइप होंगे, ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन होगा और एक हमारा होगा यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन, है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसलेशन होगा तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन, है ना, टर्मिनेशन क्या होगा, ओके, ठीक है। अब इसका जो स्टार्ट कोडन होगा वो कौन सा होगा, ये बता देंगे। अब सेम एज इट इज इसका, ठीक है, ताकि डिफरेंस भी क्लियर होता रहे यहाँ पर और ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे इतनी अच्छी तरीके से तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। सही बता रही हूँ मैं, जितनी मैंने टिप्स ट्रिक्स दी हैं आपको, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, मैंने क्या बोला कि जितनी भी मैंने टिप्स ट्रिक्स दी हैं अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, सो आज की वीडियो के लिए अंदर इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, है ना, दोबारे कोई भी डाउट हो कि कैसे दोबारे समझ में नहीं आए हो ढंग से, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितना मुझे था कि जिससे ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मैंने आपको A to Z सारे ट्रिक्स दिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपना एग्जामिनेशन को दिया था जब मैं 12th क्लास में थी, ठीक है। तो आप हमें अपना ऐसा दो तो आपके जो मार्क्स होंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ा हो तो। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दो, एनसीईआरटी पढ़ोगे क्योंकि जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है, ज्यादातर एनसीईआरटी से आता है। तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ जाके, ताकि आपको जितने भी डाउट्स है ना सब क्लियर होते जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।